आज हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी है कि मनुष्य संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। कहीं भी मानव सभी जगह एक समान रूप से आर्थिक क्रियाएं नहीं करता। मनुष्य के ये आर्थिक क्रियाकलाप एक से नहीं है। कहीं कृषि में सक्रिय है, कहीं मत्स्य पालन में, कहीं पशुपालन में लगा हुआ है, कहीं खनिज संसाधनों के उत्खनन में, कहीं लकड़ी काटने में, तो कहाँ वस्तुओं के निर्माण संबंधी उद्योगों में लगा हुआ है। इस प्रकार अपन देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जा रही हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के अलग अलग होने में कई कारण हो सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी घटना घटती है, उसके घटने का कोई ना कोई कारण होता है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहाँ पे हो रही है। उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण उनको वो आर्थिक क्रियाएं उस क्षेत्र में करनी पड़ती हैं। अगर अपन बात करें दिन रात का होना, आंधी का आना, भूकंप आना, ऋतुएं बदलना, जनसंख्या घनत्व में अंतर होना, मानव कार्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करना, उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं के प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जहाँ भी जैसे भी मानव आर्थिक क्रियाएं करता है उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना। अगर आप समुद्र के किनारे रह रहे हो तो आपको मजबूरी में कैसे भी करके आपको मत्स्य व्यवसाय करना जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे वो दूसरा व्यवसाय कर नहीं सकता। अगर आप घास के मैदानों में रहते हैं तो आपको मुख्य रूप से पशुपालन, अगर मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं तो आपको भेड़ पालन, नदियों के किनारे रहते हैं तो कृषि। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव वहाँ की आर्थिक क्रियाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर सर्वत्र एक समान नहीं होता कि जैसी प्राकृतिक पर्यावरण है उसी के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और समस्त पृथ्वी पर एक सी आर्थिक क्रियाएं या प्राकृतिक क्रियाएं नहीं होती। इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं रेगिस्तान, कहीं मैदान हैं तो कहीं पहाड़, कहीं झीलें हैं तो कहीं नदियाँ। पर्यावरण में परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के व्यवसाय पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण का दास नहीं है। इस दृष्टि से मानव पशुओं जीव जंतुओं से भिन्न है तथा वस्तुतः पशुओं और जीव जंतुओं का जीवन तो पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित है, परंतु मनुष्य अपने बुद्धि, वैज्ञानिक नॉलेज, इनके आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को भी परिवर्तित करने की कोशिश करता है। भोजन तथा आवास के लिए वे पूरी तरह प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। वे कृषि कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण को समग्र रूप से नियंत्रित अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मानव के क्रियाकलाप इतनी विविधताएं लिए हुए हैं। अकेले मानव भूगोल के दायरे में इनसे प्रत्येक का व्यापक अध्ययन कठिन होता है। अतः मानव के प्रमुख क्रियाकलापों के अध्ययन के संदर्भ में भूगोल की पृथक पृथक शाखाएं हैं। इन अलग अलग आर्थिक क्रियाओं का अपन अलग अलग भूगोलों में अध्ययन करते हैं। इसकी बारे में अगर परिभाषाएं के द्वारा अपन करें तो आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न प्रदेशों की उन विशेषताओं की वैज्ञानिक जांच करता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
एक अन्य विद्वान के अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर जैविक व अजैविक पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन करती है। इसके अलावा मनुष्य भूतल की उपज है, पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके कर्तव्य निश्चित हैं, इसके विचार और निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है, नहीं विजेता। अगर अपन बात करें तो मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न उसका विजेता है, दोनों में संबंध स्थापित करके चलता है। इन दोनों का पारस्परिक क्रियान्वयन संबंध है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण को समझे तथा अपने क्रियाकलापों में प्रकृति का सहयोग प्रदान करे। अगर अपन उदाहरण देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों में जल विद्युत उत्पन्न करने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। मनुष्य इन नदियों पर वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर बांध बना सकता है, जल को ऊंचाई से गिराकर जल विद्युत उत्पन्न कर सकता है। ये सारी चीज़ें मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल तथा विकास के द्वारा या वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा कर सकता है। आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु के माध्यम से हमें कई प्रश्नों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। आर्थिक क्रियाकलापों की प्रकृति के बारे में, आर्थिक क्रियाकलाप कहाँ हो रहे हैं, इन सभी की जानकारी अपन को उसके आधार पर की जाती है। अगर अपन आर्थिक भूगोल की शाखाओं के बारे में अगर अध्ययन करें तो आर्थिक भूगोल की कई शाखाएं हैं, जिसमें कृषि भूगोल, इसमें कृषि उपजों की उत्पत्ति, उनका वितरण, उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, कृषि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, और ये सभी कृषि भूगोल के अंतर्गत आती हैं। औद्योगिक भूगोल की बात करें तो इस भूगोल में उद्योगों से संबंधित कच्चा माल, विशेषकर खनिज व ऊर्जा के स्रोतों का वितरण व उपभोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें उद्योगों की स्थिति, औद्योगिक विकास, औद्योगिक माल के विक्रय से संबंधित तथ्यों का भी अध्ययन इसी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी, वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल का संबंध मनुष्य के रूप में वस्तुओं के विनिमय से होता है कि व्यापार से संबंधित मेन चीज वाणिज्य भूगोल। अतः वाणिज्य भूगोल में पर्यावरण का मानव की व्यापारिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा व्यापारिक क्रियाकलापों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। विपणन भूगोल। आर्थिक भूगोल की यह शाखा पूर्णतः मंडी या बाजार या दुकानों आदि से संबंधित होती है। इसमें क्रेता और विक्रेताओं का क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ बाजार का विकास, सुपर बाजार, उनके प्रभाव क्षेत्र, शहरों में बाजार की स्थिति, प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था का अध्ययन इस विपणन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। संसाधन भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संसाधनों का महत्व है। संसाधनों के महत्व के बारे में, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग आदि का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें मूलतः संसाधनों की उपलब्धता, उनका वितरण तथा उपभोग के बारे में भी इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर अपन परिवहन भूगोल की बात करें तो परिवहन भूगोल में आर्थिक भूगोल की वह शाखा जिसमें यातायात के मार्गों, उनका उपयोग, उनकी गति का प्रभाव, परिवहन लागत आदि सभी का अध्ययन परिवहन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन भूगोल, जिसमें वर्तमान समय में पर्यटन का बहुत ज़्यादा महत्व होता जा रहा है, तो इसलिए पर्यटन से संबंधित जो भी है वो पर्यटन भूगोल के अंतर्गत की जाती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो भूगोल की बहुत सी शाखाएं हैं जिनमें ये चीज़ें की जाती है। कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन, परिवहन, विपणन, औद्योगिक, इसके अलावा भी बहुत सी शाखाएं हैं जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक भूगोल के उपागम भी माने जाते हैं। अगर इन उपागम की बात करें तो प्रदेश आधारित उपागम और प्रकरण आधारित उपागम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर अपन इसकी बात करें, प्रदेश आधारित उपागम की अगर बात करें तो इस उपागम में किसी प्रदेश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन उस प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। उस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं उसको आधार मानकर
प्रदेश आधारित उपागम का अध्ययन किया जाता है। उस प्रदेश के अनुठापन उभर सके, इस उपागम को प्रादेशिक उपागम भी कहा जाता है। तथा दूसरा प्रकरण आधारित उपागम, इस उपागम में प्रत्येक आर्थिक क्रिया का गहराई से अध्ययन किया जाता है। यह कोई भी वस्तु किसी प्रदेश में क्यों अधिक उत्पन्न होती है, वही वस्तु अन्य प्रदेश में क्यों नहीं पैदा होती, उत्पादन की दृष्टि से कौन सा देश इसकी तुलना में आगे है, कौन पिछड़ा हुआ है, इस प्रकार इनसे संबंधित सभी चीज़ें प्रकरण आधारित उपागम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम में दो चीज़ें, प्रदेश आधारित उपागम तथा प्रकरण आधारित उपागम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक भूगोल की अन्य क्रियाओं के बारे में अगर बात करें तो आर्थिक भूगोल की अध्ययन क्षेत्र में मानव और की आर्थिक क्रियाएं कलापों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से किस तरह से प्रभावित होती हैं, इसके बारे में भी आर्थिक भूगोल के अंदर ही इसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों तत्व शामिल होते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्व शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या अगर अपन अध्ययन करें तो उसमें प्रदेश की स्थिति, उसकी जलवायु, उसकी प्राकृतिक संसाधन जिसमें वन, पशु, कृषि, खनिज तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें तो उसमें जनसंख्या, आवास, नगर, सामाजिक व वैज्ञानिक संस्थाएं, परिवहन व संचार, इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, पशुपालन, कृषि, खनन, निर्माण तथा व्यापार, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो मानव की ये आर्थिक क्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जाती हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित होती हैं। मानव कौन से क्षेत्र में खनन का कार्य कर रहा है तो वहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता होने के कारण ही खनन क्षेत्र में लगा हुआ है। अगर नदियों की भरपूर वर्षा की मात्रा है तो वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। अगर समुद्र के किनारे या झीलों के किनारे निवास करता है तो ये मत्स्य पालन में लगा हुआ है। अगर जंगलों के बीच में रहता है तो लकड़ी काटने का कार्य करता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव के आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से अत्यधिक मात्रा में अंतर संबंधित पाई जाती हैं। इस चीज़ का अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के व्यवसाय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। बिना प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानवीय व्यवसाय एक दूसरे से अंतर संबंधित हो सकते हैं। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जहाँ जिस प्रदेश में जैसी पर्यावरणीय या जैसी प्राकृतिक दशाएं होंगी उसी के अनुसार उस क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण या यहाँ की आर्थिक क्रियाएं स्पष्ट होंगी। इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के बीच में बहुत ही सीधा संबंध पाया जाता है। जैसी प्राकृतिक परिस्थितियाँ होंगी उसी के अनुसार वहाँ के व्यवसाय या वहाँ की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।